के इस यूट्यूब वीडियो क्लास में हम क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें इस चैप्टर का नाम है, ये हमारा चैप्टर पहले यूनिट 6 है और इस चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर में हम पिछले वीडियो में हमने एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क तथा बॉक्साइट अयस्क द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे कि लोहा के दो मुख्य अयस्क के नाम लिखे हमने आपको बताए हैं। ये 3 क्वेश्चन जो है, एक लोहा का निष्कर्षण, एक एल्यूमिनियम का निष्कर्षण और एक कॉपर का निष्कर्षण, ये 3 क्वेश्चन में ही एक एग्जाम में देते रहता है, जिसमें एल्यूमिनियम का निष्कर्षण और ये लोहा का निष्कर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप लोग बोर्ड के लिए तीनों क्वेश्चन कंप्लीट रखिएगा, एल्यूमिनियम, लोहा और कॉपर। तो ये 3 क्वेश्चन में एक 5 मार्क्स का देता है, चाहे ये 10th का एग्जाम हो चाहे 12th का एग्जाम हो। तो इसमें देखना है, कहता है कि लोहा के दो मुख्य अयस्क के नाम लिखे तथा लोहा के निष्कर्षण के विधि के विधि। लोहा के दो मुख्य अयस्क के नाम लिखे तथा लोहा के निष्कर्षण के विधि को लिखे तथा उनका रासायनिक समीकरण दे। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी देता है कि लोहा के सिर्फ 2 मुख्य अयस्क के नाम लिखे। वैसे तुम लोहा का अयस्क बता दिए, सबका अयस्क का नाम, फिर भी हमने देखिए, अब लिखते हैं कि लोहा के 2 मुख्य अयस्क के निम्न है। नीचे पहला है हेमाटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। दूसरा है मैग्नेटाइट Fe3CO4, फिर होता है सीडेराइट, इस तरह से होता है। तो लोहा के 2 मुख्य, अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन दे कि लोहा के 2 मुख्य अयस्क कौन है, तो आप इस तरह से दे दीजिए, ये हेमाटाइट, ये मैग्नेटाइट, या ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। अब हम आते हैं कि लोहा का निष्कर्षण। कहता है लोहा का निष्कर्षण जो है ऑक्साइड अयस्क से किया जाता है। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट बने कि लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क द्वारा किया जाता है, ऑक्साइड अयस्क की तरह। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो लोहा का निष्कर्षण ऑक्साइड अयस्क से किया जाता है और यह निम्नलिखित चरणों में होता है। पहला चरण में कहता है कि अयस्क का सांद्रण किया जाता है, क्योंकि निष्कर्षण में हम सबसे पहले सांद्रण करते हैं, चाहे उसमें फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग करते हैं, चाहे चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं, चाहे द्रव चालित धुलाई विधि का उपयोग करते हैं, किसी भी प्रकार का विधि का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो सर्वप्रथम अयस्क को महीन चूर्ण बना दिया जाता है, यानी जिससे लोहा का निष्कर्षण करना है, तो सर्वप्रथम उस अयस्क को महीन चूर्ण बना दिया जाता है और उसे इसके बाद इसे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करते हैं। क्योंकि इसमें लोहा की मात्रा होती है, Fe की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है, तो इसके कारण हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं कि चुंबक के द्वारा चुंबक जो लोह युक्त अयस्क है वो अलग ढेर बना लेता है, चुंबकीय पृथक्करण में जो अशुद्धियां होती है वो अलग ढेर बनाता है। तो ये कहता है सर्वप्रथम अयस्क को महीन चूर्ण बना दिया जाता है, इसके बाद इसे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करते हैं। तो एक क्वेश्चन भी निकल गया कि लोहा का निष्कर्षण या लोहा का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। बस इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के एग्जाम में देते हैं। अब अयस्क को, यानी जो हमने चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग किए, अब उस अयस्क को या अब उस अयस्क के चूर्ण में जल की तेज धारा दी जाती है। तो जल की तेज धारा दी जाने से क्या होती है, या जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं तो ऐसा क्या होती है, जो अशुद्धियां होती है उसमें और कुछ अशुद्धियां होती है जो बहने वाली होती है, वो अशुद्धियां बह जाती है, और जो भारी कण होते हैं तथा अयस्क नीचे बैठ जाती है। यानी शुद्ध जो अयस्क है वो नीचे बैठ जाती है और अशुद्धियां जो है, जो बहने वाले होते हैं कुछ और, यानी चुंबकीय पृथक्करण करने के बाद फिर भी कुछ अशुद्धियां बचती है, तो उसमें जल की तेज धारा दी जाने के बाद क्या होती है कि
जो अशुद्धियां होती है वो बह जाती है और जो शुद्ध अयस्क होता है वो नीचे बैठ जाती है। इसके बाद दूसरा स्टेप कहता है कि निस्थापन तथा भर्जन की क्रिया कराई जाती है। तो इसमें हम देखिए क्या लिखे कि सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में, तो वायु की अधिकता यानी वायु की उपस्थिति में या वायु की बहुत ज्यादा मात्रा में, इसका मतलब यहाँ भर्जन की क्रिया हो रही है। तो सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म करते हैं तो इसका परिवर्तन Fe2O3 में हो जाता है। ये हमारा अयस्क था Fe2O3 इंटू 3H2। जब इसमें जल की हम तेज धारा दिए थे तो इसमें जल की मात्रा आ गई थी, Fe2O3 में जल की मात्रा आ गई थी। अब हम वायु की अधिकता में यानी इसको बहुत गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है Fe2O3 अलग निकल जाता है और 3H2O अलग वाष्पीकृत हो जाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक अभी सिर्फ हेमाटाइट प्राप्त हुआ, लेकिन प्राप्त हमको करना है लोहा। कि अब भर्जित अयस्क को देखिए, जो हमने भर्जन किए, भर्जन के बाद हमारा Fe2O3 प्लस 3H2O प्राप्त हुआ। इसके बाद कहता है कि अब भर्जित अयस्क को कोक माने वही हुआ कार्बन बोल सकते हैं, कोयला के चूर्ण। तो अब भर्जित अयस्क को कोक तथा चूना पत्थर आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। कोक यानी कार्बन तथा चूना पत्थर CaCO3 के साथ 8:4:1 के अनुपात में मिश्रित करते हैं, एवं बात्या भट्ठी में कीट के द्वारा डालते हैं। यानी लोहा का जो निष्कर्षण किया जाता है बात्या भट्ठी के द्वारा किया जाता है, और जिसमें जो कोक और चूना पत्थर का ये जो रेशियो रहता है, अनुपात रहता है, ये 8 अनुपात अयस्क कोक तथा चूना पत्थर। अयस्क 8 हो गया, कोक 4 अनुपात और चूना पत्थर 1, इस तरह के अनुपात रहता है। अयस्क को कोक तथा चूना, अयस्क का अनुपात कितना हुआ 8, कोक 4 और चूना पत्थर 1। तो ये ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है। को अनुपात में मिश्रित करते, पहले मिला देते अयस्क को, कोक को, चूना पत्थर को मिला देते, उसके बाद बात्या भट्ठी में कीप के द्वारा, यानी जो कप लगा रहता है, ये कीप जो लगा रहता है कप टाइप, उसमें ऊपर से नीचे गिराते हैं। तो कहता है वहां 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। कहा बात्या भट्ठी में, ये जो देख रहे फिगर, ये बात्या भट्ठी, यहाँ पर इसे एयर निकलता है, हवा का इंडिकेट है ये 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 60 डिग्री 100 डिग्री, मतलब इस तरह से टेम्परेचर बता रहा है। धीरे धीरे टेम्परेचर सबसे नीचे जाके हाईएस्ट होता है और ऊपर सबसे कम होता है। ये अस्लैग है, ये आपका मोल्टेन मेटल हुआ यानी तरल धातु हुआ, और ये जो हो गया अस्लैग का मतलब क्या हो गया, ये अस्लैग का मतलब होता है द्रवणशील पदार्थ हुआ। ये कप एंड कोर हो गया। अब देखना है कि यहाँ तो वहां 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। पहला कहता है दहन क्षेत्र। दहन क्षेत्र 3 प्रकार का क्षेत्र होता है। एक दहन क्षेत्र यह भट्टी का सबसे निचला तल होता है, यानी दहन क्षेत्र उस तल को हम कहते हैं जो भट्टी का, जैसे मान लीजिए ये, तो ये जो ये सबसे ऊपर रखिए और ये सबसे नीचे, तो ये जो सबसे नीचे है इसको हम लोग दहन क्षेत्र बोलते हैं। ये मध्य क्षेत्र हो गया, फिर ये ऊपर वाला क्षेत्र हो गया। देखिए हम आगे लिखते हैं, तो यह भट्टी का सबसे निचला तल होता है। सबसे निचला तल को क्या कहा जाता है, दहन क्षेत्र, जहां ताप 1500 डिग्री से 1600 डिग्री होता है। देखिए यहाँ 1600 डिग्री बता रहे, तो कहा जहां टेम्परेचर लगभग 1500 से 1600 डिग्री होता है, जहां कार्बन को जलने से, कार्बन क्यों जल रहा है, क्योंकि ऊपर से हमने कार्बन यानी कोक, चूना पत्थर और अयस्क को हमने गिराया था, मिश्रित करके उसमें बात्या भट्टी में डाले थे। तो ये कहता है कि जहां ताप 1500 डिग्री, यानी जो दहन क्षेत्र में निचला तल होता है वहां टेम्परेचर 1500 से 1600 डिग्री होता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। लेकिन जहां कार्बन को जलने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, देखिए सबसे नीचे में कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर बढ़ता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राप्त हुआ ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर बढ़ता है तथा लाल तप्त कोक से, लाल तप्त कोक कहने का मतलब है ये बीच में, यहां तो नीचे पूर्ण दहन हो जाता है,
यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता है, आंशिक रूप से दहन होता है, थोड़ा थोड़ा दहन होता है। तो कोयला एकदम लाल लाल, जो लाल तत्व का मतलब वही हुआ जो लाल हो जाता है जिस स्थिति में, और जब पूरा जल जाता है तो क्या होता है, नीचे होता है। तो ये कहता है ऊपर बढ़ता था लाल तत्व कोक से संयोग कर, वही कार्बन से संयोग कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो सबसे नीचे से प्राप्त हुआ था दहन क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, जहां कार्बन को जलने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ था, अब कार्बन डाइऑक्साइड ये भी थोड़ा सा ऊपर जाने पर कार्बन से विक्रिया करके लाल तत्व क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो CO सूत्र होता है ये किसका होता है, कार्बन डाइ मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से हम यहाँ तक कंप्लीट किए। अब आगे देखिए दूसरा हमारा है, दूसरा जो क्षेत्र होता है वो धातु मल क्षेत्र है। पहला को हम दहन क्षेत्र बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं धातु मल क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र को कहा जाता है अपचयन क्षेत्र। तो यह मध्य क्षेत्र होता है। ये जो बीच वाले क्षेत्र होते हैं, सबसे नीचे वाले क्षेत्र को दहन क्षेत्र बोलते हैं, सबसे बीच वाले जो क्षेत्र होते हैं ये मध्य क्षेत्र होते हैं, उसे धातु मल क्षेत्र कहा जाता है। बात क्या ठीक है। जहां तक 800 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो बीच का टेम्परेचर होता है, जहां मध्य क्षेत्र होता है, वहां टेम्परेचर 800 से लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। जहां चूना पत्थर विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमने चूना पत्थर भी डाले थे, हमने क्या क्या चीज डाले थे, अयस्क, दूसरा चीज क्या डाले थे, कोक, तीसरा क्या डाले थे, चूना पत्थर, 8:4:1 के अनुपात में। तो कार्बन सबसे पहले नीचे जला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। अब जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर यानी CaCO3, कैल्शियम, ये चूना पत्थर हो गया आपका, CaCO3 हमारा क्या हो गया, चूना पत्थर। यानी कह सकते हैं हम ये जो चूना पत्थर की क्रिया होती है बीच में हो रही है, तो ये चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट विघटित होगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये निस्तापन की क्रिया हो रही है। हमने शुरू में लिखे थे निस्तापन तथा भर्जन, लेकिन निस्तापन आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कार्बोनेट एस का परिवर्तन ऑक्साइड एस में होता है, तो उसे निस्तापन की क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि चूना पत्थर विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये कहाँ हुआ, धातु मल क्षेत्र यानी दहन क्षेत्र, जहां टेम्परेचर होता है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। विघटित क्या होता है, चूना पत्थर। तीसरा क्षेत्र का था अपचयन क्षेत्र। यह भट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपर के भाग को अपचयन, सबसे नीचे को दहन क्षेत्र, बीच वाले भाग को धातु मल क्षेत्र, और तीसरे भाग को, सबसे ऊपर भाग उसके अपचयन क्षेत्र। यह भट्टी का सबसे ऊपरी भाग, जहां टेम्परेचर होता है 400 से 700 डिग्री लगभग, उसके बीच में होते हैं 400 से 700 डिग्री तक होता है, जहां Fe2O3 का मतलब क्या हुआ, हेमाटाइट। Fe2O3 का मतलब हेमाटाइट को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, देखिए इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो नीचे में प्राप्त हुआ था, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ था, यही कारण से, क्योंकि इसकी जरूरत होती है यहाँ। हेमाटाइट यानी ये Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के साथ अभिक्रिया कराने पर, जब अभिक्रिया दोनों करता है उस समय टेम्परेचर रहता है लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा Fe3O4 तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये हेमाटाइट है, जो अयस्क था और जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ था, तो इसकी अभिक्रिया कराने के बाद क्या प्राप्त होता है, मैग्नेटाइट। हमें प्राप्त करना क्या है, लोहा करना है। तो ये Fe3O4 और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित है, ये 3 दूनी 6 Fe, 3 दूनी 6, ये 4 दूनी 8 O, और यहाँ 8 2 10, यहाँ से भी 3 3 9 8 10 कार्बन 1 कार्बन 1। इस तरह से यहाँ कंप्लीट हुआ। अब है देखिएगा, ये थोड़ा सा लोहा का डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप है, इस तरह से हमने किए हैं, थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा सर। अब कहता है अब Fe3O4 यानी जो हेमाटाइट के बाद हेमाटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया था, तो अभिक्रिया करने के बाद जो मैग्नेटाइट प्राप्त हुआ, Fe3O4 प्राप्त हुआ। अब ये Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर, यानी फिर से Fe3O4 की अभिक्रिया, मैग्नेटाइट की अभिक्रिया फिर से किसके साथ कराई जाती है,
कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के साथ कराई जाती है, लेकिन इस समय टेम्परेचर रहता है 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच। के अभिक्रिया कर फेरस ऑक्साइड, यहां से ये फेरस ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फेरस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी मैग्नेटाइड यानी हेमाटाइड जब CO के साथ अभिक्रिया किया तो मैग्नेटाइड बनाया, और मैग्नेटाइड जब CO के साथ अभिक्रिया किया 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच तो जाके फेरस ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से देख रहे FeO और CaO संतुलित है बिल्कुल। Fe3 यानी लोहा 3, यहाँ भी 3, वहां O 4 1 5, यहां से भी 3 2 5। अब फेरस ऑक्साइड ये जो FeO प्राप्त हुआ CO के साथ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, फिर से यहाँ कार्बन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया फिर से कार्बन के साथ करने पर यानी लाल तत्व कोक के साथ करने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो अब फेरस ऑक्साइड CO के साथ या FeO CO के साथ, लेकिन इस समय टेम्परेचर आता है 700 डिग्री सेल्सियस, अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लोहा बनाता है यानी आयरन बनाता है। देखिए Fe निकल गया और यहाँ CO2, इस तरह से हमारा आयरन की प्राप्ति हो जाती है। हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको नोट में रखते हैं। ये पॉइंट में क्या लिखे हैं कि बात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा को कच्चा लोहा कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन रहा है कि बात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा को क्या कहते हैं, कच्चा लोहा कहते हैं। इसमें आयरन की मात्रा कितनी होती है, 93% होती है, जिसे पुनः पिघलाकर यानी इस आयरन को पुनः पिघलाकर साचा में ढाल देते हैं। यानी जिस आकृति में हमको बनाना है उसको हम बनाते हैं, वही वह साचा में ढाल देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त ढलवा लोहा प्राप्त हो जाता है। यानी इसको पुनः साचा में डालने के बाद जो लोहा प्राप्त होता है उसे ढलवा लोहा कहा जाता है। इस तरह से लोहा आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब हम अगले वीडियो में हम कॉपर का निष्कर्षण चलेंगे, उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।